करता हूँ क्या स्टडी किया हमने। जेनेटिक्स का मीनिंग बताया कि जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। हेरिडिटी का मतलब होता है कोई भी करेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, और वेरिएशन का मतलब होता है एक ही स्पीसीज के मेंबर्स का डिफरेंट होना। फिर बैटसन जो है उसने पहली बार अच्छे से समझाया कि वेरिएशन एक्चुअली टू टाइप की होती है, वन इज कॉन्टिन्यूस एंड वन इज डिसकॉन्टिन्यूस, एक सतत और एक असतत। जो भी वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर से होती है जिसमें छोटे चेंजेज होते हैं वो हमेशा कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। और जो म्यूटेशन से होती है जिसमें बड़े चेंजेज होते हैं वो किसे होती है, बोलो आपकी डिसकॉन्टिन्यूस होती है। फिर मैंने आपको कहा कि बेटसन ने जेनेटिक्स में बहुत अपना इन्वॉल्वमेंट दिया है, इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, बेटसन है। बेटसन नहीं, F1 F2 जनरेशन जो हम बार बार जेनेटिक्स में यूज करते हैं, होमोटाइपिक हिट्रोटाइपिक, ये टर्मिनोलॉजी किसने दी है, बेटसन ने दी है। जीन टर्म हो, फिनोटाइपिक हो, जीनोटाइपिक, जॉनसन ने दी है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, बोलो मॉर्गन है। और मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, ड्रोसोफिला पे किया था। ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जो क्वीन ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्लियर। फिर हमने कुछ बेसिक चीज़ें जानी कि अगर हमें जेनेटिक्स अच्छे से सीखना है तो हमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी इन द सेंस कि हमें गैमिट्स बनाने आने चाहिए, गैमिट्स के नंबर निकालने आने चाहिए, फिनोटाइपिक कैटेगरीज पता होनी चाहिए, जीनोटाइपिक कैटेगरीज पता होनी चाहिए। वो कैसे सेकंडों में निकाल सकते हैं वो मैंने आपको सिखाया। और मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड तो हम ऑफिशियली पढ़ते हैं, हाइपोथेटिकल आ जाए तो हम कैसे करेंगे, वो मेन चीज़ है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन दे दिया, ए कैपिटल ए, बी स्मॉल बी, सी कैपिटल सी, बोलो डी स्मॉल डी, इसमें नंबर ऑफ गैमेट्स पूछ लिया, नंबर ऑफ बोलो आपको फेनोटाइपिक कैटेगरीज पूछ ली, नंबर ऑफ जीनोटाइपिक कैटेगरीज पूछ ली। जो आजकल क्वेश्चंस आते हैं वो पहले मैंने आपको सिखाया। क्लियर। फिर हमने देखा कि पूरे जेनेटिक्स में दो ही होता है, एक मैंडलिज्म और एक पोस्ट मैंडलिज्म। तो हमने क्या स्टार्ट किया, मैंडलिज्म। मैंडलिज्म के अंदर सबसे पहले अपन ने हिस्ट्री ऑफ मैंडल, कि मैंडल बोलो जो है उसका बर्थ कब हुआ, 22 जुलाई बोलो 1822 को हुआ। कहाँ पर बर्थ प्लेस क्या है, तो ऑस्ट्रिया कंट्री के अंदर। स्टेट कौन सा था, हाइजेनड्रॉप, और विलेज कौन सा था, सिलीसिया। क्लियर। फिर बोलो मेंडल 62 ईयर्स जिया। मेंडल की डेथ 6 जैन बोलो 1884 को हो गई थी। मेंडल की डेथ जो हुई थी वो एक्चुअली ब्राइट डिजीज से हुई थी। किससे हुई थी, ब्राइट डिजीज। एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, उसका जब इन्फेक्शन किडनी में हो जाता है तो उस पर्सन को जो डिजीज होती है उसको ब्राइट डिजीज कहते हैं। इसका नाम ब्राइट डिजीज क्यों है, क्योंकि इस इन्फेक्टेड पर्सन का यूरिन चमकीला ब्राइट निकलता है, इसलिए इसको ब्राइट डिजीज कहते हैं। तो मेंडल की डेथ का रीजन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मेंडल की डेथ का रीजन क्या है, बोलो ड्यू टू ब्राइट डिजीज। डिजीज का नाम क्या है, ब्राइट डिजीज। और ब्राइट डिजीज कैसे होती है, बोलो इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। क्लियर। और इसका नाम ब्राइट डिजीज क्यों है, बिकॉज इसमें यूरिन कैसा निकलता है, चमकीला निकलता है। ओके। मेंडल ने बहुत ज़्यादा वर्क अपना 8 ईयर्स किया था, बोलो 1856 से 1863 के अंदर। और किस प्लांट पे किया था, पाइसम सटाइवम, बोलो गार्डन पी पे किया था। क्लियर। और मेंडल खुद के अंदर हर एक रिजल्ट में सक्सेसफुल था, बट वो दुनिया को अपना बोलो रिजल्ट अच्छे से नहीं बता पाया। उसके लॉट ऑफ रीज़न है जो अभी अपन सक्सेस और अनसक्सेस के रीज़न जानेंगे। क्लियर। फिर मैंने कहा मेंडल ने 3 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, मैंने आपसे कहा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। क्लियर। और थर्ड लॉ ऑफ मेंडल जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर। ये 3 लॉ मेंडल ने दिए। मेंडल ने लॉ दिए, मेंडल ने स्टडी की, मेंडल ने बहुत बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दुनिया में किसी को भी अच्छे से नहीं बता पाया या नहीं जान पाए। क्लियर। तो मेंडल की डेथ हो गई, मेंडल गुमनाह की दुनिया के अंदर ही मर गया। लेकिन सन 1900 के अंदर मेंडल की डेथ हुई, 1884 के अंदर। 1900 के अंदर अलग अलग 3 कंट्री के अंदर अलग अलग साइंटिस्ट को बोलो जेनेटिक्स में स्टडी, अलग अलग प्लांट पे स्टडी करने के दौरान वही रिजल्ट मिले जो मेंडल बहुत पहले बता के गया था। क्लियर। जिसमें एक कोरियन साइंटिस्ट है जो जर्मनी का रहने वाला था और मेज मक्का पे काम कर रहा था। एक हुंगोडी ब्रीज है जो आइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट पे काम कर रहा था, इवनिंग प्राइम रोज पे काम कर रहा था और होलैंड का रहने वाला था। एक वॉन टिसेन को मार्क है जो मेंडल के ही देश ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, डिफरेंट फ्लावर प्लांट पे स्टडी कर रहा था। क्लियर।
और स्टडी करने के बाद अपने अपने रिजल्ट निकाल रहे थे। और मेंडल की एक खासियत थी कि वो अपने हर रिजल्ट, अपनी हर सक्सेस को लेटर में बोलो लिख कर रिजल्ट को जितनी भी पॉपुलर कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज़ थी, प्रोफेसर्स थे, उनको बाई पोस्ट भेजता था। क्लियर? तो वो डेफिनेटली वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की लैब के अंदर बोलो एज ए स्टोर फॉर्म में थी। तो ये साइंटिस्ट जो है लाइब्रेरी के अंदर इनके हाथों में ऐसे लेटर, ऐसे रिजल्ट आए जो वो सन 1900 में बता रहे थे। और वो रिजल्ट बोलो बहुत पहले, आप बहुत पहले का मतलब आप सोचो कि मेंडल ने काम किया है बोलो 1856 टू 1863 के अंदर। क्लियर? उस टाइम के लेटर, उस टाइम के रिजल्ट उनके हाथों में आया। तो उन्होंने देखा यार ये कौन पर्सन है। तो फिर उन्होंने मेंडल अपना नाम, अपनी जगह, अपना गांव, अपना स्टेट, अपना देश बोलो सब कुछ लिखता था हर एक के अंदर। तो ये तीनों अलग अलग कंट्रीज से बोलो खोजते हुए पहुंचे, तो डेफिनेटली तीनों मिले ही होंगे बोलो। क्लियर? और उन्होंने पता किया तो पता चला कि ये पर्सन तो बोलो 16 ईयर्स पहले ही एक्सपायर हो गया। क्लियर? जिसका नाम ग्रिगोर जॉन मेंडल था। क्लियर? फिर इन्होंने और रिसर्च की और बाद में कोरेंस ने, स्पेशली कोरेंस ने बहुत ज़्यादा काम किया और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाया। क्योंकि कोरेंस का कहना था कि लॉजिक कॉन्सेप्ट अपनी जगह होते हैं, एक्सेप्शन अपनी जगह होते हैं। मेंडल के रिजल्ट को लेकर लोगों ने आलोचना भी बहुत की जब हम एक्सेप्शन स्टडी करेंगे, लेकिन फिर भी कोरेंस ने कहा कि साइंस के अंदर बोलो एक्सेप्शन अपनी जगह होते हैं, कॉन्सेप्ट अपनी जगह होते हैं। आज भी जेनेटिक्स में मेंडल ही लगता है। जो हम एंड ऑफ रिजल्ट जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको मैं जगह जगह प्रूव करूंगा कि हर काम मेंडल से होता है। क्लियर? तो आई थिंक इतनी अपने स्टडी की थी। फिर भाई कुछ आपको क्वेश्चंस कराए थे कि अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडल ने अपने लोग किस शताब्दी में, सेंचुरी में दिए थे, तो बोलो आपको पता होना चाहिए 19वीं में। बोलो जैसे ही 1800 आया था तब शताब्दी कौन सी चालू होगी? 19वीं। मेंडल के लॉ की रीडिस्कवरी कब हुई? तो 1900 का मतलब हो गया 20वीं शताब्दी। एक तो ये ध्यान रखना है। और फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी पूछ लिया जाए तो कभी भी लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, सेकेंड लॉ ऑफ हेरिडिटी एक्चुअली ये लॉ किसके? कोरेंस के। मेंडल, कोरेंस ने मेंडल के तीनों लॉ की स्टडी की और अपने दो लॉ दिए जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी। और फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी का नाम क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? यहां तक कहानी अपन ने स्टडी की थी। आगे हम क्या लिख रहे हैं यहां पर? मैंने कहा मेंडल की, ठीक है, सफलता, ठीक है, बोलो सफलता, बोलो सफलता के कारण। क्लियर? यहां पर मैं क्या बता रहा हूं? बोलो यहां पर मैंने लिखा बोलो रीजन, ठीक है, रीजन फॉर, आपसे मैं कह रहा हूं मेंडल, बोलो रीजन फॉर मेंडल, बोलो सेल्फ सक्सेस। क्लियर? यहां पर ध्यान से समझना मैंने क्या लिखा। बोलो मैंने लिखा कि मेंडल की सफलता के कारण। तो एक्चुअली यहां पर जो हम जितने भी सक्सेस के रीजन जान रहे हैं वो कौन से रीजन जान रहे हैं? सेल्फ बोलो सक्सेस के। और जो असफलता के कारण करेंगे वो क्या होगा? रीजन फॉर मेंडल, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं अनसक्सेस इन सोसाइटी, कि बोलो समाज के अंदर मेंडल क्यों फेमस नहीं हुआ? मेंडल इस सेल्फ खुद तो सक्सेसफुल था, वो जो भी काम करता था उसको सक्सेस मिलती थी। तो यहां पर हम जो रीजन जान रहे हैं वो किसका जान रहे? बोलो सेल्फ सक्सेस, कि उसको खुद को क्यों सफलता मिल रही थी। तो पहला रीजन क्या है? बोलो सिलेक्शन ऑफ करेक्ट प्लांट। पहला क्या है? सिलेक्शन ऑफ करेक्ट प्लांट। एक्चुअली मेंडल ने पहले बहुत ट्राई की थी, दूसरे भी प्लांट लिए थे। बाद में मेंडल ने जब रियल में अच्छे से डिटेल स्टडी की तो उसने पाइसम सटाइवम प्लांट लिया था। क्लियर? तो पहला क्या होगा? बोलो सिलेक्शन ऑफ करेक्ट, बोलो करेक्ट प्लांट, ठीक है, बोलो सही पादप का चुनाव, सही पादप, ठीक है, का चुनाव। पहला रीजन ये है। किस प्लांट का चुनाव किया था? हम जानते हैं कि बोलो पाइसम, पाइसम सटाइवम। क्लियर? जिसको हम गार्डन पी भी बोलते हैं। क्लियर? बुद्धियान मटर भी बोलते हैं। इसका किया, इसका चुनाव किया। सही चुनाव क्यों था? क्योंकि एक दो खासियत है। एक तो ये कैसा प्लांट है? बोलो एनुअल प्लांट है। क्लियर? क्या है? बोलो एनुअल प्लांट है। और दूसरा क्या है? बाई सेक्सुअल, ठीक है, बाई सेक्सुअल प्लांट है। बोलो एक तो वार्षिक पादप है और एक द्विलिंगी
पादप है, ये इसकी खासियत है। क्लियर? तो जल्दी रिजल्ट मिल जाते थे और उसको अपनी स्टडी करने में दिक्कत नहीं आती थी। क्लियर? और दूसरा है बोलो सिलेक्शन ऑफ करेक्ट करेक्टर। क्लियर? करेक्ट बोलो क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो करेक्टर, सही लक्षणों का चुनाव। क्लियर? बोलो सही, मैंने कहा लक्षणों का चुनाव। ठीक है, सही लक्षणों का चुनाव। क्या लिखा मैंने? सिलेक्शन ऑफ करेक्ट करेक्टर, करेक्टरेट, कुछ भी लिखे चलेगा। क्लियर? यहाँ पर मैं अगर ये भी लिखता तो भी वही बात है। क्लियर? आप जानते हो मेंडल ने कितने बोलो करेक्टर को चूज किया? 7 पेयर करेक्टर, और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर वहां से फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आते हैं। तो अपन उन 7 करेक्टर को इसमें जानेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? बोलो नेम, ठीक है, ऑफ बोलो मैंने कहा करेक्टर। ठीक है, यहाँ पर नेम ऑफ करेक्टर, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? बोलो डोमिनेंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं? बोलो रेसेसियो। ठीक है, बोलो क्या लिख रहा हूँ? रेसेसियो। मतलब एक तो लिख रहे हम बोलो प्रभावी, और एक क्या लिख रहे हैं? बोलो अप्रभावी, और एक हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? बोलो लक्षण का नाम। ठीक है, लक्षण का नाम। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा नंबर 1, मैंने कहा यहाँ पर बोलो हाइट क्लियर ऑफ प्लांट। क्लियर? ओके, तो आप सब जानते हो एक क्या होता है? टेल, और एक क्या होता है? बोलो ड्राफ्ट। क्लियर? यानी लंबा और बौना। क्लियर? लंबा और बौना। सबसे पहले तो आपके माइंड में डोमिनेंट और रिसेसिव के लिए एक फंडा क्लियर कर लो कि अगर मैं बोलो पाइसम सटाइवम के प्लांट देखता हूं तो ज़्यादातर प्लांट मुझे लंबे मिलते हैं, कुछ प्लांट मुझे बोने मिलते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब ये होता है जो करेक्टर ज़्यादा मिलेगा देखने को वो डोमिनेंट होगा, और कम मिलेगा वो क्या होगा? रिसेसिव होगा। क्लियर? अब एक्चुअली ये लेंथ और हाइट ऑफ प्लांट है। क्लियर? वो एक्चुअली करेक्टर है, वो है लेंथ ऑफ स्टेम। क्या है? बोलो लेंथ ऑफ स्टेम। बहुत सी बार आपको ये वर्ड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी प्लांट की हाइट किस पे डिपेंड करती है? स्टेम पे डिपेंड करती है। तो जो हाइट ऑफ प्लांट है उसी को हम क्या अगर लिखा हुआ मिले कभी बोलो लेंथ ऑफ स्टेम, तो एक ही बात है। तने की लंबाई बोलूं या प्लांट की ऊंचाई बोलूं, एक ही बात है। क्लियर? ओके, उसके बाद क्या बता रहा हूँ यहाँ पर? मैंने कहा नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पर मैंने कहा पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्लावर मतलब समझ गए पुष्प की स्थिति। आप सब जानते हो एक्सियल क्या था? बोलो अक्षीय क्या था? डोमिनेंट। और मैंने कहा टर्मिनल, बोलो टर्मिनल, बोलो टर्मिनल, 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 बोलो टर्मिनल क्या था? बोलो मैंने कहा टर्मिनल समीपस्थ, वो क्या था? बोलो रिसेसिव। बोलो सबसे बड़ी बात क्या है? अगर मैं इसको टी से रिप्रेजेंट करता हूं तो इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ए से रिप्रेजेंट करता हूं तो इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, उसके बाद तीसरा करेक्टर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया शेप ऑफ पॉड। क्लियर? शेप ऑफ पॉड मतलब फली की आकृति। क्लियर? क्या लिखा मैंने? बोलो फली, फली, फली की आकृति। समझ जाओगे? बोलो इतनी में मैंने कहा फली की आकृति। क्लियर? बोलो बोलो फुली हुई, इन्फ्लेटेड, और कंस्ट्रक्टेड, पिच की हुई। क्लियर? क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो फुली हुई। ठीक है, फुली हुई मतलब समझते हो? बोलो इनफ्लेटेड। क्लियर? और मैंने कहा यहाँ पर बोलो सिकुड़ी हुई या पिचकी हुई। ठीक है, पिचकी हुई लिखूं या मैं अगर ऐसा लिख दूं बोलो कंस्ट्रक्टेड, समझ जाओगे? बोलो आप। क्लियर? बोलो शेप ऑफ पॉड में बोलो आपने मटर की फली देखी है? बोलो एक होती है फुली, एक होती है पिचकी हुई। ज़्यादा मटर यूं होते हैं कि ज़्यादा मटर यूं होते हैं? ज़्यादा मटर की फलियाँ यूं होती है। क्लियर? तो फुली हुई और पिचकी हुई समझ गए? बोलो आपको। ओके, फिर मैंने लिखा यहाँ पर बोलो कलर। ठीक है, कलर ऑफ पॉड। क्लियर? इतना तो आप जानते ही हो, ज़्यादा मटर की फलियाँ बोलो कैसी होती? हरी। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ? ग्रीन। ओके, और यहाँ पर क्या लिख दूँ? येलो। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर मैंने जैसे इन्फ्लेटेड बोला तो इसको मैंने कैपिटल आई किया, तो इसको क्या करूँगा? स्मॉल आई। क्लियर? इसको मैं अगर जी कर रहा हूँ तो स्मॉल क्या करूँगा? इसको जी। समझ गए? बोलो मतलब हमेशा जो डोमिनेंट का कैपिटल वर्ड होता है रिसेसिव में उसी का स्मॉल होता है। क्लियर? ओके,
उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा शेप ऑफ सीड। क्या लिखा? शेप ऑफ सीड। बोलो आपका राउंड बोलो तो है डोमिनेंट। राउंड मतलब समझ गए? गोल। क्लियर? ओके, तो इसका मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल आर। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? बोलो रिंकल्ड। बोलो रिंकल्ड यानी झुरी, झुरीदार। क्लियर? तो वो क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। क्या हो जाएगा? बोलो स्मॉल आर। क्लियर? इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि कलर ऑफ किसकी बात करेंगे? सीड की। क्लियर? तो यहां पर मैंने कहा कलर, ठीक है, ऑफ सीड की बात करूं तो सीड के कलर की बात करूं तो येलो क्या होता है? डोमिनेंट। क्लियर? और ग्रीन क्या होता है? रिसेसिव। तो अगर मैं इसको कैपिटल वाई लूंगा तो इसको क्या लूंगा? स्मॉल वाई। बात समझ में आए? ओके। और 7 करेक्टर की बात करें तो 7 करेक्टर क्या था? यहां पर मैंने लिखा कलर ऑफ फ्लावर। क्लियर? क्या लिखा? बोलो कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है, जो आपका वॉयलेट और यहां पर क्या था? बोलो वाइट। लेकिन क्या था कि ये जो कलर ऑफ फ्लावर है इसको जो कंट्रोल करने वाली जीन थी वो 2 करेक्टर को कंट्रोल कर ली थी। इसलिए क्या है कि इसके साथ साथ में एक और लिख रहा हूं, और वो क्या लिख रहा हूं? बोलो कलर ऑफ सीड कोट। क्या लिख रहा हूं? कलर ऑफ सीड कोट। क्लियर? और यहां पर मैंने किया ग्रे और यहां पर किया मैंने व्हाइट। क्लियर? अगर कोई जीन 2 करेक्टर को कंट्रोल करती है तो उसे प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन। क्या कहते हैं? बोलो प्लियोट्रोपिक जीन। क्लियर? बाद में आगे हम प्लियोट्रोपिक जीन क्या होती है और कौन कौन से उसके एग्जाम्पल है सारा स्टडी करेंगे। एक बार अगर आपको कभी पूछा जाए कि मेंडल ने जो करेक्टर लिए थे उसमें बोलो कौन से करेक्टर को कंट्रोल करने वाली एक ही प्लियोट्रोपिक जीन थी, तो बोलो कलर ऑफ फ्लावर एंड कलर ऑफ सीड कोट। बात समझ में आई? बोलो एक्चुअली मेंडल ने तो यही करेक्टर लिया था। ये मैं साथ में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेंडल ने जो कलर ऑफ फ्लावर लिया था उसको कंट्रोल करने वाली जीन थी वो इसको भी कंट्रोल करती है, इसलिए मैंने एक साथ लिखा। और इनको कंट्रोल करने वाली जीन का नाम क्या होगा? प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब होता है ऐसी जीन जो मोर देन 1 करेक्टर को कंट्रोल करती हो। क्लियर? तो ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया? बोलो ओके। अब यहां पर क्या है? ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें पूछे तो कोई भी कर सकते हैं। टफ क्वेश्चन क्या बनेगा आपको पता होना चाहिए। जब मेंडल जब तक जिया उसके दिमाग में यही था, मैंने जो 7 करेक्टर लिए हैं वो 7 करेक्टर एक्चुअली मैटर के अंदर 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो मटर में कितने होते हैं? 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? आपको कभी पूछा जाए मटर ने मेंडल ने 7 ही करेक्टर क्यों लिए थे, तो रीजन क्या है कि मटर के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 7 पेयर ऑफ, टोटल 14 क्रोमोसोम होते हैं और पेयर कितने होंगे? बोलो 7। तो उसने 7 करेक्टर लिए और उसके दिल दिमाग में जब तक वो जिया यही था कि जो मैंने 7 करेक्टर लिए वो 7 अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर उनकी जीन उपस्थित है। लेकिन लेटर ऑन जब और स्टडी हुई तो पता चला कि बोलो मेंडल ने जो 7 करेक्टर लिए थे वो तो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर ही उनकी जीन उपस्थित थी, बट वो दूर दूर थी। इसलिए मेंडल के माइंड में लिंकेज जैसी चीज, मेंडल के माइंड में अनसक्सेस जैसी चीज कोई माइंड में आई नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आया? बोलो। तो अब आपको हायर लेवल पे ये पूछा जा सकता है कि ये करेक्टर जो है वो कौन से नंबर के क्रोमोसोम पर उनकी जीन उपस्थित थी। बात समझ में? एक तो वो 4 नंबर भी पता होने चाहिए कि 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो बोलो आपसे मेरे को होते ही है, उनमें 1 4 5 7 कौन कौन से नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर बोलो 7 करेक्टर की जीन थी, तो 1 4 5 7। बोलो बात समझ में? तो ये तो पता होना चाहिए। और ज्यादा टफ बनाना चाहे तो इनमें से किसी भी करेक्टर का नाम लेके पूछा जा सकता है कि मेंडल ने इस करेक्टर को लेकर स्टडी की थी, उसकी एक्चुअली किस क्रोमोसोम के मटर के जीन पर उसकी जीन उपस्थित थी। मतलब हमें बोलो 1 4 5 7 ये तो पता होना ही चाहिए। और ज्यादा टफ बनाने पे क्या पूछ सकता है? इस करेक्टर की जीन कौन से नंबर के क्रोमोसोम पे थी। क्लियर? तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? यहां पर बोलो यही आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। बोलो फोर्थ, बोलो मैंने कहा फोर्थ, बोलो फोर्थ, बोलो फिफ्थ, बोलो 7, बोलो फर्स्ट, बोलो फर्स्ट। ये क्या लिखा समझ में आया? बोलो आपको मेरे कहने का मतलब है जो मैंने आपको स्टडी कराया आपको वैसे ही ध्यान रखना है। बोलो आपको मैंने क्या बोला? अच्छा, इसको देख के क्या पता चल रहा है कि मेंडल ने जो 7 करेक्टर लेके स्टडी किया था वो 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे नहीं होकर
अंदर ओनली 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे था, और वो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कौन सा है? 1, बोलो 4, 5, 7। ओके तो अगर आपको कभी ये 1, 4, 5, 7 ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, बोलो 4 नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम पूछ लिया जाता है, ये तो मैंने कहा कि समय के साथ और टफ बनाना चाहे तो ये आपको मैंने और आगे की बात बताई। मेरी बात समझ में आई? हालांकि नेट पे तो लेवल पे तो पूछा गया है, लेकिन अब मैंने कहा ना आपके पेपर के लेवल बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। क्लियर? तो इतना तो एग्जामिनर दिमाग लगा ही सकता है कि चलो 1, 4, 5, 7 भी याद है, बोलो मैं एक जेड करेक्टर लेकर या 4 करेक्टर इधर लिखूं, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिखूं, सही मैचिंग कीजिए, तो वो आपको आना चाहिए। तो थोड़ा मैं क्या आइडिया दे रहा हूं, इधर ध्यान दो। सबसे पहले तो हमें ये तो पता चले कि कौन से नंबर के क्रोमोसोम पे था। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है, आपको मैंने कहा एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, बोलो जो हमेशा पढ़ते हो आप, 1857 की क्रांति। कौन सी क्रांति? बोलो 1857। क्लियर? क्या लिखा मैंने? बोलो 1857। अब मैंने कहा इसमें एक क्रोमोसोम के नंबर के अंदर मैं चेंज करूंगा, बताओ वो कौन सा चेंज करूंगा? 8 वाला, क्योंकि बोलो टोटल 7 पेयर ही क्रोमोसोम थे, तो मुझे उसको आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आधा। तो क्या हो गया, आपको समझ में आया? अगर कभी भूल जाओ तो बैकअप दे रहा हूं आपको मैं कि 1457 मतलब 1457, 1457। क्लियर? 1457 मतलब 99% तो आपको ये पूछा जाता है 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है? क्रोमोसोम, बोलो क्रोमोसोम पर मेंडल, मेंडल। क्लियर? बोलो करेक्टर, बोलो करेक्टर की जीन, मैंने कहा प्रेजेंट। ठीक है? यही सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है। और अगर थोड़ा टफ बनाना चाहे तो कौन से बोलो पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे, और ज्यादा टफ बनाना चाहे तो क्या करेगा? बोलो करेक्टर का नाम लेके वो कौन से पे, तो उसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया, 4, 4, 4, 5, 7, 1, 1। और बोलो समझे समझे, बोलो क्या बताया मैंने? 4, 4, 4, 5, 7, 1, 1। बोलो कैसे ध्यान रहेगा? समझ में आया? बोलो क्योंकि हमें बोलो 7 करेक्टर ध्यान रखने हैं, तो पहले हमें बोलो हाइट, देन बोलो पोजीशन ऑफ फ्लावर, बोलो देन मैंने कहा आपको 2 पॉड के कलर, एक शेप और एक कलर, फिर बोलो सीड का भी पहले शेप और फिर कलर, और फिर फ्लावर का कलर। और बोलो 7 का ये ऑर्डर ध्यान रखोगे तो 4, 4, 4, 5, 7, 1, 1, क्योंकि अगर रैंडम ध्यान रखोगे तो याद नहीं होगा। क्लियर? क्या बताया मैंने? समझ में आया? बोलो कि सबसे पहले तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये तो बोलो रेयरली पूछने का चांस है। बोलो कोई खड़ूस ही हो कि नहीं मुझे तो गलत कराना ही है स्टूडेंट को, बोलो बात समझ में, तो ये पूछेगा। और ये मतलब बहुत ही रेयरली स्टूडेंट होगा जो ये कर सकता है। बोलो क्या बता रहा हूँ, आप तो कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि ये किस बोलो करेक्टर का जीन एक्चुअली किस क्रोमोसोम के पेयर पे थी, ये कोई भी याद नहीं करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि आज के टाइम में चीज़ें ऐसी पूछी जाती है जो जनरली स्टूडेंट को नहीं पता हो, और स्पेशली फर्स्ट ग्रेड लेवल पे तो, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो वो तो टोटली ओरिएंटेड बायोलॉजी है, तो उसमें तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए। बोलो बात समझ में आए? क्लियर? तो ये मैंने जो चार्ट बताया समझ में आया बोलो आपको, और थोड़ा मैंने ये जो हिंट दिया वो भी आपको पता चल गया होगा। क्लियर? और मेंडल के क्या सक्सेस के, सेल्फ सक्सेस के क्या कारण थे? 2 मेन कारण समझ में आए, एक सिलेक्शन ऑफ करेक्ट प्लांट और एक सिलेक्शन ऑफ करेक्ट ट्रेड या करेक्ट करेक्टर। क्लियर? उसके अलावा क्या थे? बोलो बोलो सही टेक्निक्स। ठीक है? सिलेक्शन ऑफ करेक्ट टेक्निक, सही तकनीक, बोलो तकनीक, मैंने कहा टेक्निक, बोलो का चुनाव। ठीक है? मेंडल 2 टेक्निक यूज करता था, एक इमेस्कुलेशन और एक बेगिंग। बोलो क्या यूज करता था? 2 टेक्निक को यूज करता था। एक तो क्या करता था? बोलो इमेस्कुलेशन। ठीक है? इमेस्कुलेशन यानी वी पुंसन, क्या करता था? वी पुंसन। और एक क्या करता? बोलो बैगिंग। क्लियर? बैगिंग, बोलो थैली बांधना। मतलब मेंडल बहुत होशियार था, बोलो उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। क्लियर? क्या करता था मेंडल? बोलो कि अर्ली स्टेज में ही मटर के प्लांट के अंदर बोलो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या कर देता था? हटा देता था। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? इमेस्कुलेशन, वी पुंसन। मतलब अर्ली बोलो मैंने कहा स्टेज में बोलो पी प्लांट, ठीक है, पी प्लांट के मेल बोलो
रिप्रोडक्टिव बोलो ऑर्गन बोलो स्ट्रक्चर को हटाना, ठीक है, हटाना क्या कहलाता है बोलो, इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन वो किसके लिए करता था बोलो, सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए कि क्रॉस पोलिनेशन को रोकने के लिए, सेल्फ पोलिनेशन को। ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। तो आपको मैंने कहा बोलो प्रिवेंट, बोलो मैंने लिखा प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, समझ आओगे बोलो क्या लिखा मैंने, बोलो स्व परागण, ठीक है, परागण बोलो को रोकने के लिए, क्लियर। बोलो मेंडल को लगता था मैं सोया रह जाऊं, सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा तो मेरे रिजल्ट की सब 12 बज जाएगी, क्लियर। तो उसने वो क्या करता था, वो इमेस्कुलेशन। अच्छा फिर और क्या करता था, सपोज दैट प्लांट को इमेस्कुलेटेड कर दिया। इमेस्कुलेटेड प्लांट मतलब समझ गए बोलो, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डीअटैच कर देना। फिर उसने सोचा चलो मैं सेल्फ को रोक दिया, बोलो कोई हवा में आकर क्रॉस पॉलिनेशन कर गया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर वो क्या करता था, इमेस्कुलेटेड प्लांट। इमेस्कुलेटेड प्लांट का मतलब समझ में है, जिसमें केवल क्या रहा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उस पर क्या करता था बोलो, थैली बांध देता था जिससे एयर पोल्यूशन नहीं हो सके, क्लियर। तो ये किसको प्रिवेंट करने के लिए करता था, क्रॉस पॉलिनेशन, क्लियर। तो मैंने यहाँ पर कहा कि इमेस्कु लेटेड प्लांट, इतना लिखा आप समझ जाओगे बोलो, इमेस्कुलेटेड प्लांट बोलो में फीमेल मैंने कहा रिप्रोडक्टिव बोलो स्ट्रक्चर पर बोलो बेगिंग करना, ठीक है, थैली बांधना, बात समझ में। और ये किसको प्रिवेंट करने के लिए बोलो, प्रिवेंट मैंने कहा प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। बोलो बहुत होशियार था मेंडल, क्लियर, ओके। बोलो किसको, पर परागण को रोकने के लिए, ठीक है, पर परागण बोलो को मैंने कहा रोकने के लिए, ओके। आई थिंक आपको ये वाला समझ में आया। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वाइस वर्सा कुछ भी पूछा जा सकता है। और मेंडल की सक्सेस का चौथा कारण क्या है कि मेंडल कोई भी करेक्टर लेता, एक या दो करेक्टर, एक या दो जनरेशन तक स्टडी करता, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम बोलो स्टडी नहीं करता, तो ये भी एक सक्सेस का कारण है कि बोलो मेंडल जो है, मेंडल क्लियर बोलो वन या टू करेक्टर, ठीक है, वन या टू करेक्टर को लेकर बोलो वन या बोलो मैंने कहा टू जनरेशन, ठीक है, टू जनरेशन बोलो तक ही स्टडी करता। ये भी बोलो मेंडल की एक सक्सेस का रीजन है। आई थिंक आपको चारों रीजन समझ में आया। इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन पहला और दूसरा, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पूछा गया एग्जामों के अंदर, मेंडल के 7 करेक्टर बोलो जो है लेकर के, क्लियर। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया बोलो आपको। सबसे पहले फटाक से ये नोट करोगे, बात समझ में आई मेरी बोलो। एक तो वार्षिक पादप था ये, ठीक है, ये क्या लिखा मैंने बोलो, वार्षिक पादप, ठीक है। और क्या था बोलो, द्विलिंगी, ठीक है, बाइसेक्सुअल, ओके। ओके किया ये नोट बोलो। पहला क्या है बोलो, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट प्लांट, दूसरा क्या है, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट करेक्टर, करेक्ट ट्रेड। और ये वाला पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपको हर एंगल से बता दिया, 7 करेक्टर, उनका डोमिनेंट, उनका रिसेसिव, उनका सिंबल, और रियलिटी में वो कौन सी जीन पे थी, मेंडल क्या सोचता था, और कौन सा करेक्टर कौन सी जीन पे, कौन से पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे था, ठीक है।
ओके। और ऐसा ध्यान रखना, ये कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है कि पहला करेक्टर ये दूसरा करेक्टर ये। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये एक करेक्टर अपने आप में एक करेक्टर है। क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो? बोलो। एक करेक्टर अपने आप में एक करेक्टर है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। क्लियर? लेकिन हमें माइंड में बोलो एक ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम एग्जाम में चार ऑप्शन में अच्छे से सोच पाए। क्लियर? ये क्या बताया मैंने, समझ में आया? बोलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये यही बताया, आपको ध्यान रहेगा? बोलो। क्लियर? फोर्थ 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 फिफ्थ सेवन वन वन। मेंडल के दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेंडल ने कभी सोचा भी नहीं कि मैंने जो करेक्टर लिए हैं वो बोलो एक से ज़्यादा करेक्टर एक ही बोलो पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे होंगे। उसके माइंड में तो एक ही था, मैंने 7 करेक्टर लिए, वो सातों करेक्टर अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर है, क्योंकि बोलो मैटर के अंदर 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही उपस्थित होते हैं। क्लियर? तो इसीलिए उसने 7 करेक्टर ही लिए थे। ये दोनों मैंने एक साथ क्यों लिखे? बोलो मैंने कहा यहाँ पर बोलो प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है? बोलो कंट्रोल, मैंने कहा कंट्रोल बाय प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन किसको कहते हैं? अगर कोई जीन एक से ज़्यादा करेक्टर को कंट्रोल करती है उसे प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। ठीक है? बाद में लेटर ऑन मैं आपको जब सारी जीन्स स्टडी कराऊंगा तो लिथल जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन, सबके मीनिंग, एग्जाम्पल सब अपन जानेंगे। किसमें? ये वी और स्मॉल वी। ठीक है? बात समझ में आए? बोलो। कलर ऑफ फ्लावर है
और कलर ऑफ सीड कोड ग्रे, और फिर वाइट वाइट। क्लियर? ये क्यों लिखा साथ में? बिकॉज इस करेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन इसको भी कंट्रोल करती है, इसलिए ऐसी जीन को क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन। ओके, ये तो आपने लिख लिया 4445711। क्लियर? ओके। और ये तो मैंने आपको कहा कि रेयरली। बाकी क्या पूछ सकते हैं? कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे थी? 3 पे, 5 पे, 4 पे? तो 4 पे। और वो 4 कौन से पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे? तो मैंने आपको बता दिया 1457, 1857 नहीं, 1457। क्लियर? ओके, हटा दूं मैं? बोलो ये किया नोट? बोलो ओके। ये मैंने क्या किया समझ में आया? बोलो, अगर भूल जाओ तो ध्यान रहे। क्लियर? 1457, तो अगर इंडिविजुअली ध्यान रखेंगे तो भूल जाएंगे। तो हम ऐसी बोलो डिजिट जो हमें याद रहता है 1857, उसको अपन ने 8 की जगह, 8 तो हो ही नहीं सकता। बोलो 8 तो ऑप्शन में भी नहीं आएगा, बिकॉज 7 ही थे। तो उसको हमने काट का आधा कर दिया, क्या कर दिया? 1457। ठीक है? और क्या लिख दिया? 4 पेयर ऑफ करेक्टर पर मेंडल करेक्टर की जीन बोलो रियलिटी में प्रेजेंट थी। बात समझ रहे हो? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? और बाकी 4445711 वो तो आप समझ गए। बोलो अगर एग्जैक्ट करेक्टर कौन से बोलो नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे थी ये पूछ ले तो थोड़ा आपको आइडिया दिया मैंने। 4445711। क्लियर हो गया ये नोट? बोलो सिलेक्शन ऑफ करेक्ट टेक्निक। ठीक है? सिलेक्शन ऑफ करेक्ट टेक्निक, सही तकनीक का चुनाव। ओके। वाइस वर्सा उल्टा सीधा पूछ सकते हैं। सेल पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या टेक्निक थी? इमेस्कुलेशन किसके लिए थी? ओके। हुआ ये नोट? बोलो
नेक्स्ट करूं? हो गया नोट, बोलो ये ठीक है। मेंडल 1 या 2 करेक्टर, 1 या 2 जनरेशन तक स्टडी करता था। ओके बात समझ में आए बोलो? अगर मैं यहाँ पर लिखूं, ठीक है, मेंडल की असफलता, ठीक है, असफलता बोलो के कारण, ठीक है, रीजन फॉर अनसक्सेस बोलो, मैंने कहा, ठीक है, यहाँ पर रीजन फॉर बोलो अन, मैंने कहा सक्सेस, ठीक है, इन बोलो सोसाइटी अगर बात करूं, ठीक है, तो उसके रीज़न 3 थे। एक तो हाईली मैस, ठीक है, यूज इन रिजल्ट, ठीक है, ऑफ मेंडल, ठीक है। बोलो क्या बताया? पहला रीजन का, मेंडल अपने रिजल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मैथ्स यूज करता था। प्रोबेबिलिटी परसेंटेज रेशियो, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज रेशियो, क्लियर? जब हम कल मेंडल के मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड को स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा मेंडल कैसे रिजल्ट तैयार करता था, क्लियर? अपने रिजल्ट में वो 3 ही चीज़ यूज करता, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज रेशियो, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज रेशियो, सारे रिजल्ट मैथ्स की फॉर्म में देता था। बोलो ये एक रीज़न था जिससे जिन भी बॉटनिस्ट या जिन भी प्रोफेसर के हाथ में रिजल्ट गए वो उसको समझ नहीं पाए, क्लियर? तो पहला क्या रीज़न है, समझ में आया? बोलो बोलो अपने अपने परिणामों, ठीक है, परिणामों, ठीक है, में अत्यधिक 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 बोलो गणित, ठीक है, बोलो का यूज करना, एक रीज़न है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या था? बोलो दूसरा रीज़न था मेंडल जो है वो जो भी अपने कुछ रिजल्ट थे, लेटर थे, उनको छोटी मोटी पत्रिकाओं में छपवाता था। बोलो अप्रोच बोलो छोटी थी, बोलो तो क्या होता कि जो अच्छे थे लोग उनके नज़र में उसके कभी लेटर, बोलो जो बेचता था वो तो अलग थे, बोलो वो पेपर में भी अपने रिजल्ट को छापता था, ठीक है। तो अपने रिसर्च, ठीक है, बोलो क्या लिख रहा हूँ, रिसर्च पेपर, ठीक है, को मैंने कहा लो, ठीक है, रेंज पेपर, बोलो पेपर में बोलो यहाँ पर मैंने कहा प्रिंट बोलो करवाना, ठीक है, करवाना, क्योंकि मेंडल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने रिजल्ट्स को बोलो हाई रेंज वाले पेपर्स में बोलो न्यूज़पेपर्स में बोलो उसको प्रिंट करवा सके। ये मैंने जो लिखा समझ में आया? बोलो क्लियर? और तीसरा रीजन था डार्विन, क्लियर? क्योंकि डार्विन ने उस समय बोलो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन बुक लॉन्च कर दी, तो जितने भी प्रोफेसर थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, वो सब उसी के स्टडी में, उसी के डिस्कशन में लगे हुए थे, तो मेंडल के रिजल्ट पे किसी का ध्यान नहीं गया, क्लियर? तो मैंने कहा डार्विन, ठीक है, डार्विन बोलो की बुक मैंने कहा ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन, ओके। बोलो का मेंडल वर्क बोलो के टाइम बोलो मार्केट में आना, इतना मैंने लिख दिया, समझ जाओगे? बोलो क्योंकि बोलो ये बुक आई थी 1859 के अंदर और मेंडल का वर्किंग टाइम क्या है, 1856 से 1863, तो आप सोच लो कि बोलो उस समय सारे किस में बिजी थे, इसी में बिजी थे, क्लियर? तो ये डार्विन को मेंडल अपना हमेशा दुश्मन मानता था, किसको? बोलो डार्विन को, क्लियर? क्योंकि डार्विन भी उसकी अनसक्सेस के अंदर एक रीज़न था, क्लियर? तो आई थिंक ज़्यादा अनसक्सेस के कोई रीज़न नहीं है, बोलो सक्सेस उसको सेल्फ मिली थी और बाद में मरने के बाद दुनिया को पता चल रही है जो हम स्टडी कर रहे हैं, क्लियर? तो एक्चुअली हम कल स्टडी करेंगे बोलो मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड मेंडल के किस तरह से वो रिजल्ट लाता था, कैसे लाता था, क्लियर? तो यहाँ तक तो बेसिक ही पढ़ा, बोलो ये भी समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? ओके।